अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ बायो प्रोडक्ट रिकवरी। बड़ा ही आसान और जनरल सा टॉपिक है। बेसिकली बायो प्रोडक्ट रिकवरी ऑपरेशन को आप डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टेप भी कहते हैं। आपने ये कंप्लीट चेन पढ़ी होगी जिसमें एक बायो प्रोसेस होगा। बायो प्रोसेस में आपने कहा कि अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है। अपस्ट्रीम में क्या है, बेसिकली आपकी प्रोडक्शन हो रही है। सबसे पहले आपकी स्टरलाइजेशन होती है, उसके बाद आपकी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट होगी, और डाउन स्ट्रीम में आपने जो आपका प्रोडक्ट बन गया उसको आपने रिकवर करना है। तो बायो प्रोडक्ट रिकवरी में आप यही देखेंगे। प्रोडक्ट रिकवरी में जो बायो प्रोसेसिंग होती है बड़ी ज़रूरी होती है। अगर बायो प्रोसेसिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आप अपना प्रोडक्ट सही तरीके से रिकवर नहीं कर सकते। फर्दर डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? आफ्टर द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इसका मतलब अब आपका प्रोडक्ट बन गया, अब आपने अपना प्रोडक्ट रिकवर करना है। इसके दो यूनिट आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम के। एक हो जाता है प्राइमरी यूनिट ऑपरेशन आ जाता है, और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन। प्राइमरी यूनिट ऑपरेशन में क्या है, सेल रिकवरी है या डी वाटरिंग है, और सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन में प्रोटीन प्योरीफिकेशन है, प्रोटीन प्रोसेसिंग है और प्रोटीन पैकेजिंग है। तो जब हम इस कोर्स आउटलाइन को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा प्राइमरी यूनिट ऑपरेशन को जज करना और सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन को जज करना। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जब भी आप फर्मेंटेशन प्रोसेस की बात करते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक है एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट, एक है इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट नाम से पता चल रहा है कि ऐसा प्रोडक्ट जो सेल से बाहर प्रोड्यूस होगा, और इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी हर चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव रख के चलें। तो उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट वही होगा जिसको उन्हें अचीव करना आसान है, जो सेल के आउटसाइड प्रोड्यूस होगा। तो ज़ाहिर है क्योंकि उसमें कम स्टेप्स रिक्वायर होंगे, कम कॉस्ट रिक्वायर होगी, कम मशीनरी रिक्वायर होगी उस प्रोडक्ट को रिकवर करने की, जबकि इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट को अचीव करना मुश्किल है। तो लेकिन बहुत से प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें अगर आप एंटीबायोटिक की बात करें तो वो इंट्रासेलुलर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर आपको कॉस्ट भी फिर आपके उस प्रोडक्ट की हाई जाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को रिकवर करना मुश्किल है। तो सबसे पहले ये एक मैंने आपके लिए एक फ़्लो चार्ट बिल्ड कर दिया जो बड़ा आसान है और आपको इजीली बता देगा कि क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट में आपके मैं बात करी कि उसको इंडस्ट्री की क्यों डिमांड होती है। ज़ाहिर है उसमें स्टेप्स कम हैं, जिसमें आपको जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, जबकि इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट में सेल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, आपको ज़्यादा स्टेप्स रिक्वायर हैं। अब क्या होगा कि फर्मेंटेशन हो रही है, फर्मेंटर के अंदर आपका प्रोडक्ट बन गया है, बायो प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपने प्रोडक्ट रिकवर करना है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। सबसे पहले सॉलिड लिक्विड सेपरेशन करेंगे। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं जी? आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। आपके पास सुपरनेटेंट अलहदा आ गई और पैलेट अलहदा आ गई। सुपरनेटेंट में बेसिकली आप उसमें रिकवरी करेंगे, ये आपका प्राइमरी यूनिट ऑपरेशन है। फिर फर्दर आप सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन करेंगे, रिकवरी करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे और आप अपना एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट अचीव कर लेंगे। फिर लेकिन जब आपने इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट अचीव करना है तो वो किस तरह से? पैलेट में है। पैलेट में सेल प्रोडक्ट हैं। कुछ सेल्स को आप कुछ सेल्स ऐसे हैं जो आप एज अ प्रोडक्ट, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन की आप बात करें, वही आपका प्रोडक्ट है, उसको आप एज सच प्रोडक्ट के तौर पे ले सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने सेल को रैप्चर करना है और उसके बाद उसको सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन बिल्ड करके उनको रिकवर कर लेना, रिकवरी प्योरीफिकेशन इंटरसेलुलर प्रोडक्ट की तरफ जाना है, और आपके जो सेल डैब्रिज हैं वो अलहदा हो जाएंगे। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो बायो प्रोडक्ट रिकवरी को बड़ा अच्छे तरीके से डिपेक्ट कर रहा है कि बायो प्रोडक्ट रिकवरी आप एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट की किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की। क्या है कि कौन कौन सी अहम खसूसियात होनी चाहिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में? कि वो डिल्यूट कंसनट्रेशन में होना चाहिए एक्वस मीडियम। अगर डिल्यूट कंसनट्रेशन में होगा तभी उसको जो है अचीव करना आसान है। प्रोडक्ट जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं तो भी उसका फ़ायदा उठा के उसको ईज़िली बड़ी आसानी से रिकवर किया जा सकता है कि टेम्परेचर ऊपर नीचे करके अगर प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं हो रही तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाते हुए प्रोडक्ट को ईजीली आइसोलेट किया जा सकता है। ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सेपरेटेड। फिर फर्दर प्रोडक्ट्स कैन बी इंटरसेलुलर एज इंसोल्यूबल इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज़ का आपको पता होगा कि सेल के अंदर
इंक्लूजन बॉडीज़ बन जाती हैं और उन बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं जो बॉडीज़ होती हैं जो आपस में कोगुलेट हो जाती हैं, झुरमुट बना लेती हैं, इस तरह से उनको आइसोलेट करना ज़रा आसान हो जाता है। फिर फर्दर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट आर सिमिलर टू कंटामिनेंट, ये एक प्रॉब्लम है। तो अगर कंटामिनेंट से सिमिलर आ जाती हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट, तो इस बेसिस पे ज़रा उनको, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की, तो ये आपके नुकसान की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एक्सट्रीमली हाईली प्योरिटी और होमोजेनिटी रिक्वायर होती है फॉर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की जो आपने माइंड में रखनी है कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में क्या खसूसियात हो सकते हैं। तो कुछ अच्छी खसूसियात भी हैं और कुछ ऐसी खसूसियात भी हैं जो अच्छी नहीं हैं। फिर फर्दर अब सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा था कि फर्मेंटर में सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, उसका डिस्कशन की गई है कि सॉलिड लिक्विड सेपरेशन में बेसिकली क्या है कि आप सेपरेशन कर रहे हैं इनसोल्यूबल मटेरियल के फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रॉथ। तो सोल्यूबल पार्टिकल्स की तो आपने सेपरेशन कर ली, तो कुछ ऐसे सोल्यूबल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इनसोल्यूबल की सेपरेशन होगी और जो सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 1.05 टू 1.1 है, नॉट मच हायर टू द फर्मेंटेशन ब्रॉथ है, उनको भी ज़ाहिर आपने सेपरेट करना है। तो ये कुछ बैक्टीरिया, यीस्ट, फंगल, हाइफी और एनिमल सस्पेंशन प्लांट सेल्स के साइजेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं कि आपने उनको भी सेपरेट करना है ताकि आप अपना प्रोडक्ट अचीव कर सकते हो। इस तरह के जो सेल्स हैं उनको सेपरेट करने का क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले आप फिल्टरेशन कर सकते हैं, ये पहला स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। इसमें क्या करेंगे, फोर्सिंग पार्टिकल बाय फोर्सिंग लिक्विड थ्रू यूजिंग फिल्टरिंग मीडियम। तो फिल्टरेशन डिपेंड करेगी साइज़ ऑफ द पार्टिकल, फिल्टरिंग मीडियम और प्रेशर डिफरेंस एंड प्रिंसिपल फिल्टरेशन। तो ये कुछ फिल्टरेशन के मैकेनिज्म, कुछ प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर फिल्टरेशन बेस करती है। उसी की जो ज़्यादा बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं फ़िल्ट्रेशन की टाइप्स हैं। तो जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में वो ये हैं जिनके नाम आपके सामने, कन्वेंशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये सबसे हाई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन है। तो ये आपने देखा कि साइज़ ऑफ द पार्टिकल की बेस पे डिफरेंट फिल्ट्रेशन यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल साइज़ हैं, तो पार्टिकल्स की बेस पे आप जो भी मेम्ब्रेन चूज़ करेंगे, अब डिफरेंट पोर साइज़ की मेम्ब्रेन अवेलेबल होंगी और वो आप यूज़ करते हुए पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे फिल्ट्रेशन में। इसका फिल्ट्रेशन का प्रिंसिपल आप लोगों ने पहले देखा हुआ है कि किस तरह से फिल्ट्रेशन के ज़रिए आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। कि मेम्ब्रेन होगी उसका पोर साइज़ छोटा होगा, जो हाई पोर साइज़, जो ज़्यादा पोर साइज़ के पार्टिकल्स होंगे वो मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाएंगे और आप उसे ईजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये कुछ देयर डिफरेंट टाइप्स जो डिफरेंट ये जो टाइप्स हैं ये बेस करती हैं डिफरेंट मेम्ब्रेन साइज़ के ऊपर और यूज़ हो सकती हैं फॉर द सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। फिर फर्दर कन्वेंशनल फिल्टरेशन में बेसिकली क्या था कि प्रेशर फिल्टर्स यूज़ होते थे। टू टाइप ऑफ फिल्टर यूज़ होते थे, फिल्टर प्रेस और दूसरा है रोटरी डम फिल्टर्स। तो ये इसका थोड़ा सा आप डायग्राम से अंदाज़ा कर सकते हैं तो किस तरीके से जो है फिल्ट्रेशन हो रही है रोटरी डम फिल्टर्स में और प्रेस फिल्टर्स में। तो ये एक पुराना मैकेनिज़्म से जो फिल्ट्रेशन के यूज़ हो रहे थे, लेकिन जिस जिस तरह से बायो प्रोसेसिंग मज़ीद डेवलप हो रही है, नए मैकेनिज़म्स आ रहे हैं जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे बेस करते यूज़ हो रहे हैं। अब फिर फर्दर क्या मसला आता है कि हाईली विस्कस जो हैं जो सोल्यूशन है या फर्मेंटेशन में जो भी आपके ब्रॉथ बन रहे हैं उनको प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है फिल्ट्रेशन से पहले। ज़ाहिर है अगर हाईली विस्कस होंगे, बहुत गाढ़े होंगे तो उनकी फिल्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्री ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? आप हीट कर दें ताकि प्रोटीन डीनेचर हो जाए, आप उसे इजीली सेपरेट कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपके बायो प्रोसेस की डिमांड हो और आपका प्रोडक्ट हर्ट ना हो रहा है उससे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें जो कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन कर दें, तो इस तरीके से भी ज़ाहिर है वो कोगुलेट और फ्लक्चुएट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे और इनसोल्यूबल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आ गए, इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गए तो आप उसे लिक्विड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फर्दर क्या करें आप, एडिशन ऑफ फिल्टर रेट टू इंक्रीज द पोरोसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ केट। तो ये आप रोटरी डम फिल्टर के केस में करते हैं कि ताकि जो है यहाँ पे आपकी इन जो आपके पैन्स हैं उसके अंदर जो आपका जो मटेरियल है जो भी आपने सेपरेट करना है, ऐसा ना हो कि उनकी जो पर्कुलेशन होती रहे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, फ़िल्टर एट यूज़ करेंगे जो मेम्ब्रेन की पोरोसिटी इंक्रीज़ करेंगे और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ केक की कम करेंगे ताकि ईजीली सेपरेशन जो है जल्दी अचीव हो सके और ईजीली अचीव
अचीव हो सके। अब फिल्ट्रेशन, जब पहला स्टेप जब भी किसी बायो प्रोसेसिंग सेपरेशन में करना है, बायो प्रोसेसिंग में यूज़ करना है, वो फिल्ट्रेशन का करना है। जब आपकी फिल्ट्रेशन, अभी आपने फिल्ट्रेशन कर लिया, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कुछ हद तक आप लोगों ने कर लिया, फिर दूसरे स्टेप की तरफ आप जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन में। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली आप डिफरेंट स्पीड्स पे जो है अपना जो भी आपका सैंपल है उसको रन करेंगे, सुपरनेटेंट और पैलेट आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे। तो जब फिल्ट्रेशन इनफेक्टिव हो गया, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया है, सुपरनेटेंट और पैलेट आपके पास डिफरेंट आ गया है, तो सुपरनेटेंट से आप अपना एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट अचीव कर लेंगे और पैलेट से आप इतना अपना इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट अचीव कर लेंगे, जैसे कि आपने फ्लो चार्ट में देखा है। सेंट्रीफ्यूगेशन ज़ाहिर है ज़्यादा एक्सपेंसिव है फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट की निस्बत। दो तरह के सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस मशीन्स यूज़ होती हैं, एक ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है और डिस्क सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। तो आप इनका कुछ डिफरेंस देख सकते हैं। ज़ाहिर ट्यूबुलर है तो हॉलो सिलेंडर का रोटेटिंग एलिमेंट है, स्टेशनरी केसी में डिस्क है तो ज़ाहिर उसकी डिस्क शेप होगी। तो ये डायग्राम भी हैं जो इन दोनों सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स को सेपरेट कर रही हैं, और डिपेंडिंग ऑन इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, या आपके जो फर्मेंटेशन ब्रॉथ है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इन दोनों मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। आइदर यू वांट टू यूज़ ट्यूबुलर मशीन और डिस्क सेंट्रीफ्यूज मशीन, बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। फिर फर्दर क्या है कि आपने सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कर ली, तो सॉलिड लिक्विड सेपरेशन कर ली, अगर तो सुपरनेटेंट आपके पास आ गया तो आपका इसका मतलब प्राइमरी जो यूनिट ऑपरेशन आपका पूरा हो गया। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट के केस में, लेकिन अगर आपने अपना इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट लेना है तो अभी आपका प्राइमरी यूनिट ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ, आपने सेल रैप्चरिंग की तरफ जाना है। तो सेल रैप्चरिंग का मेथड, अगर आप मैकेनिज़्म जो भी है ये प्रोसेस करेंगे तभी आपके जो इंट्रा सेलुलर प्रोटीन है या प्रोडक्ट है वो सेल से बाहर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो अब आपने इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर मौजूद है, तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को आपने नीड टू बी रैप्चर टू रिलीज ये प्रोडक्ट, आप उनको रैप्चर करेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट बने, सेल को रैप्चर करेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द सेल और ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती हैं सेल रैप्चरिंग को बाज़ दफ़ा मुश्किल बना देती हैं। तो सेल्स कैन बी रैप्चर्ड बाय फिज़िकली किस तरह से सेल कैन बी रैप्चर्ड बाय फिज़िकली क्या क्या मेथड है, मिलिंग का मेथड है, दूसरा होमोजेनाइजेशन का मेथड है, अल्ट्रासोनिकेशन का मेथड है। तो ये मिलिंग में क्या, साइज ऑफ द बीड, एजिटेशन स्पीड और कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्स आर इंपॉर्टेंट कंसीडर। तो फर्दर होमोजेनाइजेशन का मेथड है, डिफरेंट होमोजेनाइजर्स होते हैं उनके ज़रिए ये प्रोसेस करते हैं, और अल्ट्रासोनिकेशन का मेथड है। ये सारे जो प्रोसेसेस हैं इनको यूज़ करके सेल को रैप्चर किया जा सकता है। फिर फर्दर कुछ मेथड केमिकल मेथड है जिसमें डिफरेंट केमिकल्स के ज़रिए सेल वॉल को रैप्चर किया जाता है और अपनी जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है ले ली जाती है। और तीसरा कुछ बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करके सेल वॉल को ब्रेक किया जाता है और अपना जो है इंट्रासेलुलर प्रोटीन है उसको निकाल लिया जाता है। ये कुछ डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड है जिनके ज़रिए सेल को रप्चर किया जाता है और इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को जो है बाहर निकाल लिया जाता है ताकि फ़र्दर वो सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन की तरफ जा सके। अब फर्दर अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू विल रिकवर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट, तो ज़ाहिर है आप उसमें सिर्फ सॉलिड लिक्विड सेपरेशन का जिक्र करेंगे, और सॉलिड लिक्विड सेपरेशन के बाद जब आप फिल्ट्रेशन और आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई है उसके बाद आप फ़ौरन ही सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन की तरफ आ जाएंगे जो आपकी रिकवरी है। लेकिन जब आपके इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए तो आपने सॉलिड लिक्विड सेपरेशन के बाद सेल रप्चरिंग का जिक्र करना और फिर रिकवरी की तरफ जो सेकंड यूनिट ऑपरेशन है उसकी तरफ आना है। रिकवरी में क्या है कि सेकंड यूनिट ऑपरेशन किस तरह से है कि अब आपका डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन में आ गया है तो यू नीड टू रिकवर योर प्रोडक्ट। तो रिकवरी एंड प्योरीफिकेशन बाज़ दफ़ा सेम टेक्निक से हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा डिफरेंट, तो उसमें एक्सट्रैक्शन और डिसॉर्प्शन की दो टेक्निक आ जाती हैं। एक्सट्रैक्शन में बेसिकली क्या है, तो सेपरेशन ऑफ सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिक्विड फीड बाय कंटैक्ट विद अनदर लिक्विड। तो सोल्यूट सॉल्वेंट सेपरेशन हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड कंटैक्ट में आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, जब लिक्विड लिक्विड कंटैक्ट आ जाता है तो सोल्यूट जो होता है दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने ये फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन पहले भी देखी होगी कि दो तरह के फेजेस बन जाती हैं। एक जो फेज़ जो सॉल्वेंट रिच फेस होती है उसको आप एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं, और जो आपका रेजिडुअल लिक्विड हो जाता है उसे रेफिनेट कह सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका प्रोडक्ट कौन सी फेज़ में आया है, वो एक्सट्रैक्ट में आया है या ऊपर वाली फेज़। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़ाहिर है वो नीचे वाली फेज़ में आएगा और उसको आप एक्सट्रैक्ट का नाम दे देंगे।
अगर आपका जो सॉल्वेंट है जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर वाली फेज़ में आएगा, तब उसको आप एक्सट्रैक्ट का नाम दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट। आप ये जो दो फेजेस हैं जो दो लिक्विड के कांटेक्ट में आने पे बनी है, दो तरह की फेजेस हैं, एक्सट्रैक्ट और रेफिनेट, तो आप उस बेस पे जो है अपने प्रोडक्ट की बेस पे अपर फेज़ को बाज़ दफ़ा एक्सट्रैक्ट कर देंगे, बाज़ दफ़ा लोअर फेज़ को आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एग्जांपल फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल एक्सट्रैक्शन फेज़ आ जाती है। फिर फर्दर एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल टू द सॉलिड। तीन तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है एड्जॉर्प्शन। एक कन्वेंशनल एड्जॉर्प्शन मेथड था, एक आयन एक्सचेंज एड्जॉर्प्शन है, और फर्दर तीसरा है एफिनिटी एड्जॉर्प्शन। कन्वेंशनल एड्जॉर्प्शन मेथड में जब आप बात करेंगे तो इसमें सिंपल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड एंड सब्सटेंस होंगे। सिंपल एड्जॉर्प्शन जो है वो कन्वेंशनल एड्जॉर्प्शन के अंदर आती है। एक्टिवेटेड कार्बन जो है ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन की बेसिकली आपकी जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो बनी होगी, और उसके ऊपर आके जो मॉलिक्यूल्स हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्ड करके अटैच हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे। ये यूज़ होते हैं दे यूज टू एलिमिनेट ट्रेस अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द फर्मेंटेशन ब्रॉथ। फर्दर आयन एक्सचेंज एड्जॉर्प्शन उससे ज़रा ज़्यादा मॉडिफाइड मेथड है। इसमें बेसिकली क्या होगा, आयन एक्सचेंज रेजन्स को यूज़ होंगे। तीन तरह की चीज़ें होती हैं, पॉलीमेरिक नेटवर्क होगा जिसको आप कैरियर मैट्रिक्स कह सकते हैं, आयन फंक्शनल ग्रुप होगा, और काउंटर आयन होगा। तो ज़ाहिर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप आपकी सॉलिड मैट्रिक्स पे लगा होगा, जब काउंटर आयन आएगा उसके साथ आयनिक बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, और इस बेस पे जो है आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर फर्दर एफिनिटी एड्जॉर्प्शन में क्या है कि इसमें केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड लाइगेंड विच इज़ अटैच टू द सरफेस ऑफ द कैरियर बाय कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो ये सोल्यूट और लाइगेंड जो कि सॉलिड मैट्रिक्स पर अटैच होगा, उनके दरमियान एफिनिटी की बेस पे उसको रिकवर किया जाएगा, या अपने जो प्रोडक्ट है उसको रिकवर किया जाएगा। तो एग्जांपल इसमें एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम आ जाते हैं, लाइगेंड सोल्यूट पेयर की एंटीजन एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल हैं जिन्हें एफिनिटी एड्जॉर्प्शन के ज़रिए रिकवर किया गया है। फर्दर रिकवरी के बाद आपका जो अगला सेकेंडरी यूनिट ऑपरेशन है वो प्योरीफिकेशन है। प्योरीफिकेशन में डिफरेंट स्टेप्स एम्प्लॉय होते हैं। ये ब्रीफ में रह के इसलिए चल रही हूँ कि आपने इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ, तो ये आप लोगों के लिए बड़े ईजी हैं। इनको एक बस आपने तरतीब की फॉर्म में लाना है और इन स्टेप्स को कर लेना है। प्योरीफिकेशन में सबसे पहले प्रेसिपिटेशन आ जाती है, क्रोमेटोग्राफी आ जाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाती है, और मेम्ब्रेन सेपरेशन आ जाती है। प्रेसिपिटेशन में जब आपने बात करनी, प्रेसिपिटेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। जब आप प्योरीफिकेशन की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर रिकवरी ऑफ प्रोटीन और एंटीबायोटिक्स के लिए होता है। इसमें क्या करते हैं, कोई साल्ट अब ऐड करेंगे, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करेंगे या हीट देंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन की जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है। जब प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, आप उसे ईजिली मेम्ब्रेन सेपरेशन के जरिए सेपरेट कर लेंगे और आप आसानी से अपने प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन को मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द प्रेसिपिटेट प्रोटीन। तो ये अमोनियम सल्फेट का मसला है कि उसको डिफ़िकल्ट होता है प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन के ऊपर से रिमूव कराना, ऑल्थो कि वो बड़ी अच्छे तरीके से प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देती है। तो उसके रिजल्ट में जब ये मेथड फेल हो गया तो इंडस्ट्री ने सोडियम सल्फेट को यूज़ किया एज एन अल्टरनेटिव, लेकिन उसकी वजह से बट इट हैज़ टू बी यूज एट 35 to 40% फॉर द एडिक्वेट सोल्युबिलिटी, ताकि जो प्रोटीन है उसकी कुछ रेंज सेट कर दी गई है कि इस रेंज में उसको यूज़ करेंगे तो वो ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड। फिर फर्दर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ किया जाता है एट लोअर टेम्परेचर प्रेसिपिटेट प्रोटीन बाय डिक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द प्रोटीन, जिसमें एसीटोन, एथेनॉल, मेथनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स को यूज़ किया जाता है। फर्दर हीटिंग को भी यूज़ किया जाता है प्रोटीन की डीनेचुरेशन के लिए, लेकिन ये एक रिस्की मेथड है। अब फर्दर प्रेसिपिटेशन के बाद क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। ये वो दो मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों को पहले काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आप उन्हीं की डिटेल को यहाँ पे भी कर लीजिएगा ताकि आपको करने में आसानी हो जाए। फिर अगला है मेम्ब्रेन सेपरेशन का मेथड। ये मेम्ब्रेन जो सेपरेशन का जो मेथड है लास्ट में आप करते हैं और उसके बाद आप कंप्लीटली डिक्लेयर कर देते हैं अपने प्रोटीन को कि इट इज़ फिट फॉर द कंजप्शन। अगर कोई एंटीबायोटिक है या प्रोडक्ट है या वो फिट फॉर कंजप्शन नहीं है, तो मेम्ब्रेन सेपरेशन का मेथड बेसिकली जो आपने शुरू में फिल्टरेशन का मेम्ब्रेन फिल्टरेशन का मेथड देखा उसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन विद डिफरेंट पोर साइज की डिफरेंट मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन है, दे नीड हाई प्रेशर फॉर फास्टर सेपरेशन, प्रोटीन मालिक्यूल आर इन द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर कट ऑफ फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये प्रोटीन मालिक्यूल के डिफरेंट कट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो यूज़ होती हैं इन मेम्ब्रेन सेपरेशन में। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं बाज़ दफ़ा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्यूमुलेट कर जाते हैं और मेम्ब्रेन को ख़राब कर देते हैं। अगर मेम्ब्रेन सेपरेशन में ज़्यादातर जो पोर साइज़ की मेम्ब्रेन यूज़ होती है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस होते हैं। कट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि कौन सी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है किस रेंज में क्या उनका मॉलिक्यूलर कट ऑफ वैल्यू है, और वो इन मेम्ब्रेन से सेपरेट हो सकती हैं। तो 0.02 टू 10 माइक्रोमीटर इनका जो पोर साइज़ होगा। तो जो प्रोटीन की ऐसी ही होंगी जिनकी कट ऑफ वैल्यूज़ ये हैं वही इस पोर साइज़ की मेम्ब्रेन से सेपरेट हो सकेंगी। तो ये डिफरेंट साइजेस हैं मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ की बेस पे भी। और फर्दर प्रेशर ड्रॉप जो है ये भी एक जो है मैटर करता है। दे नीड हाई प्रेशर फॉर फास्टर सेपरेशन। तो ये प्रेशर ड्रॉप चाहिए होगा फॉर फास्टर सेपरेशन के लिए। माइक्रो फिल्ट्रेशन की बात करें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, और रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर बात करें, कौन कौन से मटेरियल अगर मेम्ब्रेन पे रिटेन हो सकते हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन में सस्पेंडेड मटेरियल इंक्लूडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस में और सस्पेंडेड डिजॉल्व्ड मटेरियल हो सकते हैं। तो बेसिकली ये पोर साइज़ हैं, ये डिफरेंट कट ऑफ वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट पोर साइज़ हैं जो इन मेम्ब्रेन्स के हैं। फिर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ की जो प्रोटीन्स हैं वो इन पोर साइज़ से सेपरेट हो सकती हैं। प्रेशर ड्रॉप इनके केस में जो चाहिए होगा वो इस कॉलम में आपको दिया गया, और कौन कौन से मॉलिक्यूल मटेरियल्स हैं जो मेम्ब्रेन पे रिटेन हो सकते हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। तो दिस इज़ ओवरऑल ब्रीफ जर्नल कंसेप्ट अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट रिकवरी। वेरी इजी, यू जस्ट गिव अ ब्रीफ रीडिंग टू इट, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।